हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में ले आया हूँ उत्तराखंड हिस्ट्री का पार्ट 2। और यहाँ पर जो है आज इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड चंद्रवंश जो है उसको उसके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलग अलग जितने भी राजाएँ हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जितने भी जानने लायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नोट्स पेड हैं, इसलिए आप लोग पहले पे करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और जिन्होंने उत्तराखंड जी के पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। उसमें हमने जो है जो पुरातत्व काल के जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, साथ के साथ कत्यूरी और कार्तिकेय पूरे जो साम्राज्य है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रवंश, जो कि चला 700 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी, जब तक गोरखाओं का जो है वो कुमाऊं पर अटैक हुआ। और तब तक लगातार जो है इसका शासन जो है वो चलता रहा 1790 तक, है ना। तो हम देखते हैं कि इन इन इतनी ये लगभग 1000 सालों का जो समय है, 1000 सालों से भी ऊपर का, इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या राजा इसके शासनकाल में आए चंद्रवंश या कुमाऊं के अंदर। ओके, तो चलते हैं। चंद्रवंश जो है उसके इतिहास के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, जैसे विजय चंद्र का जो भापत्र सॉरी विजय चंद्र का जो ताम्रपत्र है, काला पानी घाड़ बेटा से कल्याण चंद्र जो है उसका ताम्रपत्र, भारती चंद्र का नगनौला अभिलेख, इन सारे जो है अभिलेखों से हमें पता लगा यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी भी राजा के महल को चौमहल कहा जाता है। यानी कि जो पहले हमारी राजधानी चंद्रवंश की थी वो कहाँ थी? चंपावत थी, और उसका जो महल था वो कहलाता था चौमहल। और बाद में जो है अल्मोड़ा को पूर्णतः चंदों की जो राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अब इसमें एक चीज़ नोट करके आप लोग याद रख सकते हैं, चंद राजाओं के ताम्रपत्रों में अल्मोड़ा को आलमनगर और राजापुर कहा गया है। इसका मतलब पहले जो है वो अल्मोड़ा का नाम क्या हुआ करता था? आलमनगर हुआ करता होगा या राजापुर हुआ करता होगा। चलते हैं आगे। चंद्रवंश की स्थापना से लेकर अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि चंद्रवंश की स्थापना बाहर से आए हुए एक राजकुमार के द्वारा की गई है। ओके, तो कई जो है राइटर्स हैं उनके अनुसार तो 1000 ईस्वी के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कई राइटर्स जो है वो ज़्यादातर का मानना है कि 700 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए जो है हम इसी को मान के चलते हैं। हालांकि जो है अभी आपको पता चलेगा कि उसमें अंतर कहाँ पर आता है। तो चलते हैं, हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा चंद्रवंश जो है उसकी स्थापना होती है 700 ईस्वी में, जब तो वहाँ पर राजा है सोमचंद। तो ये कैसा हुआ? सोमचंद जो है वो चंद्रवंश का संस्थापक इनको माना जाता है, ठीक है, यानी फाउंडर। वह इलाहाबाद के झूसी नाम के स्थान से जो है वो कुर्मांचल क्षेत्र में आया था, यानी कि वो इलाहाबाद से झूसी आया था। अब इसमें भी कई मत हैं कि कोई कहता है वो तीर्थाटन के लिए आया था, कोई कुछ और कहता है, लेकिन वो आया था इतना कन्फर्म है। और सोमचंद्र जो है वो कत्यूरियों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, जिसके बदले सोमचंद को 15 BC के बराबर जमीन जो है वो दान में दे दी गई, है ना। यानी कि उस कत्यूरियों के साथ इसने अपने संबंध बनाए। कहते हैं कि जो कत्यूरी राजा थे उन्होंने अपनी जो बिटिया का जो विवाह है वो सोमचंद के साथ कर दिया था। ओके, तो इस प्रकार से जो है उनको एक तरह से दान में कुछ ज़मीन यहाँ पर मिल गई और वहाँ पर उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था, चंद्रवंश की स्थापना की थी। इसी भूमि में सोमचंद्र ने एक किले का निर्माण किया था और उस किले को कहा जाता है राजबुंगा का दुर्ग। तो यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि राजबुंगे का जो किला है उसका जो निर्माण किया किसने किया, तो वो है सोमचंद्र, जो कि चंद्रवंश के संस्थापक थे। कालांतर में यही जो स्थान है वो चंपावत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 1563 ईस्वी में यही चंपावत नगर चंद्रवंश की जो है वो राजधानी के रूप में स्थापित हुआ, यानी राजधानी बना। ठीक है, तो इस तरीके से राजबुंगा का जो किला है उसका निर्माण किसने किया? वो सोमचंद ने किया। और यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है? चंपावत के अंदर है। और चंपावत जो है वो राजधानी कब बना? 1563 ईस्वी में। ओके, चलते हैं आगे। कुछ नोट है। सोमचंद्र ने 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी
राज्य की सुरक्षा के लिए। तो वो 4 किलेदार थे, कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी। इन चारों को संयुक्त रूप से चाराल बोला कहा जाता था। ओके, तो इसका मतलब ये चारों जो हैं वो अलग अलग प्रकार के जो हैं वो पद थे जो किलेदार कहेंगे इनको, ये राज्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि ये कार्की, बोड़ा, तड़ागी या चौधरी ये क्या चीज़ थे। ओके, तो इनको चाराल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास राजा है वो है इंद्रचंद्र। इंद्रचंद्र कुमाऊं में पहली बार रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य जो है इसके समय में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर जो है आ जाता है कि जो रेशम का उत्पादन है वो किसने शुरू किया था, क्योंकि रेशम जो है वो चीन से सबसे पहले, चीन में इसका उत्पादन हुआ, फिर चीन का क्योंकि संपर्क तिब्बत से था और तिब्बत का संपर्क जो है वो सीधा सीधा कुमाऊं से था, तो कुमाऊं में भी वो चीज़ आ गई और फिर इंद्रचंद ने वहाँ पर पहला जो है वो कारखाना एक तरह से लगाया था रेशम का। तो आपको ये बात याद रखनी है। ओके, चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास वीणा चंद्र। 856 ईस्वी से लेकर 869 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। तो जो भी जिस राजा के टाइम पे कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि पूछी जाती है, उल्लेखनीय घटना है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो वीणा चंद्र है उसकी मृत्यु के पश्चात खसों ने चंदों को हराकर कुमाऊं जो है उस पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। यानी कि जो 700 ईस्वी से लेकर और जब तक वीणा चंद आया 869 ईस्वी तक, इस टाइम तक जो है वो चंदों का शासन बना रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके टाइम पे जो खस थे, है ना, खस आपने सुना होगा कि पुरातन जाति है उत्तराखंड की, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया चंदों के ऊपर और इस तरह से उन्होंने बीणा चंद को हटा दिया। और बीणा चंद को हटाने के बाद वो 200 साल तक आगे राज करते ही रहे। फिर उसके बाद जो है नौवां जो हमारे पास राजा है वो है वीर चंद्र, 9th राजा। 1065 ईस्वी में आया और 1080 ईस्वी तक रहा। तो श्री सोन खड़ायन नामक सरदार की मदद से इसने खसों को क्या किया, वापस हराया और कुमाऊं में चंद अंश की जो है पुनर्स्थापना की लगभग 200 सालों के बाद। ठीक है, तो किसकी मदद से हराया, सोन खड़ायन नाम का एक सरदार है उसकी मदद से। ठीक है, और खस राजा कौन था, सोपाल। सोपाल जो है वो खस राजा था जिसको इसने सोन खड़ायन नाम के एक सरदार की मदद से हटाकर वापस से जो है वो चंद्रवंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये कौन सा राजा हुआ, 9वां राजा हुआ। ओके, और उसके बाद आता है थोअर चंद, जो कि परीक्षा वाणी के अंदर दिया हुआ कि इसका एक संस्थापक चंद्रवंश का था। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, ये क्या है, 23वां राजा है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि थोअर चंद है वो 23वां राजा है जो 1261 से लेकर 1275 में इसने जो है वो शासन किया था। तो यहाँ पर जो है संस्थापक थोअर चंद नहीं बल्कि आपका सोमचंद है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे सीधा 29वां राजा जिसका नाम है ज्ञानचंद्र प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद्र। 1374 से लेकर 1419 के बीच में राज किया। चंद्रवंश पर जो है वो का जो 29वां राजा था यह सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला चंद शासक था। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था चंद्रवंश का कौन, ज्ञानचंद्र प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद्र जिनको कहा जाता है। इसके सेनापति सरदार नीलू कठैत ने तराई भाबर वाले क्षेत्र से यवनों को हराकर यह क्षेत्र कुमाऊं के अंदर मिला दिया था, जिसके बदले में राजा ने इसे रौत प्रदान की थी। रौत मतलब एक तरह से जागीर कह सकते हैं उसको। तो वो इसने राजा ने इसको प्रदान की थी सरदार नीलू कठैत। तो सरदार नीलू कठैत किसका सेनापति था, ज्ञानचंद्र या गरुड़ ज्ञानचंद्र का। ठीक है, तो ये देखिए रौत क्या होती है, रौत ऐसी जागीर जमीन होती है जो किसी मनुष्य को उसकी असाधारण बहादुरी के लिए जो है बदले में दान की जाती थी। आप जानते हैं कि ये मुगलों के टाइम से ही ऐसी परंपरा थी कि जो ज़्यादा बहादुर होता था उसको क्या दी जाती थी, संपत्ति दान में दी जाती थी, जिस पर कि टैक्स वगैरह वसूलने का और सारा अधिकार उसी के ऊपर होता था। उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानचंद्र जो है वो पहला शासक था जो स्वयं मुगल दरबार में आपके नजराना जो है वो देने गया था, यानी कि एक तरह से गिफ्ट देने गया था। और जो मुगल शासक है उन्होंने ही इसे क्या किया, कहते हैं कि वहाँ पर जाकर इसने एक गरुड़ को जो है वो उस पर सही निशाना लगा के उसको भेज दिया था। तो इस वजह से उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसको मुगल शासक ने गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो गरुड़ शासक हैं ये फिरोज तुगलक थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 35वां राजा भारती चंद्र जो है 1437 से लेकर 1470 तक इन्होंने राज किया। भारती चंद्र ने डोटी
आधिपत्य से चंद्रवंश को मुक्ति दिलाई। तो चंद्रवंश को मतलब इससे पहले के जितने भी राजा थे, ये याद रखना कि वो अभी भी क्या है, डोटी जो साम्राज्य था, यानी नेपाल का जो साम्राज्य था डोटी साम्राज्य, तो उनके अधीन एक तरह से ये राजा हुआ करते थे और उनको एक टैक्स देते होंगे, है ना। तो ये जो डोटी के राजा हैं ये क्या कहलाता था, रैका राजा कहलाता था। तो इनके अंडर में अभी तक ये काम करते थे। लेकिन फाइनली जो है 35वां राजा भारती चंद है, उन्होंने चंद्रवंश को इनके आधिपत्य से मुक्ति दिलाई। कुमाऊं में जो है नायक जो प्रथा होती थी, इसकी उत्पत्ति भारती चंद्र के काल में ही की गई थी। ओके, तो नायक प्रथा जो है वो क्या होती थी कि एक्चुअली में जो ये भारती चंद्र था, इसके समय में इन्होंने लगातार 12 सालों तक जो है वो इनके ये जो डोटी होते हैं इनके साथ लड़ाई की थी। तो 12 सालों से लड़ाई करते करते इनके जो है वो वहाँ के जो लोकल राजा थे उनसे जो है संबंध स्थापित हो जाते थे यहाँ की महिलाओं के। तो इस वजह से जो है वो जो नायक यहाँ के ऐसे पुरुष जिनके संबंध वहाँ की महिलाओं से स्थापित होते थे वो नायक कहलाते थे। ठीक है, तो ये नायक प्रथा का प्रचलन जो है वो भारती चंद्र के समय से हुआ था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास सीधा 43वां जो है राजा वो है भीष्मचंद्र, 1555 से लेकर 1560। तो इसमें क्या होता है, भीष्म जो चंद्र हैं उन्होंने अपनी राजधानी को चंपावत से ट्रांसफर करके अल्मोड़ा बसाने हेतु खगमरा कोट किले का निर्माण कराया था और यहाँ पर एक आलमनगर नाम की नींव डाली थी। आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा जो है वर्तमान का, तो उसकी नींव डाली थी भीष्मचंद्र ने। यानी कि ये बना नहीं पाए थे लेकिन इन्होंने इसकी नींव डाल दी थी। तो नींव किसने डाली थी, आलमनगर या अल्मोड़ा की, या खगमरा कोट कह सकते हैं आप इसको। तो राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा बसाने हेतु खगमरा कोट का निर्माण किया था और नींव डाली। इसका मतलब इन्होंने एक योजना बना दी थी कि उसको ट्रांसफर किया जाए, लेकिन ये उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो आपको भीष्मचंद्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आपका 43वां राजा थे। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वो आते हैं 44वें राजा, वो हैं बालो कल्याण चंद्र हैं। उन्होंने 1560 से लेकर 1568 के बीच में जो है वो चंद्रवंश का राज्य संभाला। 1563 है उसमें फाइनली जो है राजधानी अब चंपावत से अल्मोड़ा या आलमनगर स्थापित हो गई खगमरा कोट में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 1563 में। और यहाँ पर लाल मंडी का किला, फोर्ट मैयरा किला का निर्माण इन्होंने करवाया बालो कल्याण चंद में। और ये किसके टाइम के थे, ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों 45वां राजा है, वो है रुद्रचंद्र। राजा रुद्रचंद्र 1568 से लेकर 1597 तक इन्होंने फाइनली शासन किया। काफ़ी लंबा इनका शासनकाल है। 1569 में मुगल सेना द्वारा हुसैन खान के नेतृत्व में जो है वो टुकड़ियाँ वो तराई भाबर वाले इलाके पर अधिकार कर लिया जाता है। ओके, तो 1569 में जो है मुगल सेना जो है उसने क्या किया, हुसैन खान के नेतृत्व में जो हमारा तराई वाला क्षेत्र है, जो उधम सिंह नगर वाला जो तराई का एरिया है, उस इलाके पर कब्जा कर लिया जाता है। जो रुद्रचंद्र है वो मुगल सेना को एक तरफा युद्ध का जो है वो प्रस्ताव, इकफा युद्ध जो है वो मतलब सिंगल सिंगल वाला, तो उसका प्रस्ताव देता है, जिसके जरिए रुद्रचंद्र जो है वो तराई भाबर वाले इलाके को पुनः प्राप्त कर लेता है ना। तो ये देखिए इकफा युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें जो है दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में जो युद्ध होता है। इधर से जो है वो रुद्रचंद्र गया, उधर से मुगल सेना का कोई अधिकारी आया होगा और उनके बीच में सिंगल सिंगल फाइट हुई और उसमें जो है रुद्रचंद्र जीत गया। इस वजह से उसने वापस तराई के क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आगे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला रुद्रचंद्र पहला जो है चंद्र शासक था। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। रुद्रचंद्र द्वारा नौखलिया माँ या तराई भाबर का पक्का इंतजाम किया गया। तो ये सबसे पहले जो तराई वाला भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पक्का इंतजाम यानी कि भूमि बंदोबस्त उसकी व्यवस्था जो है इसने की और यहाँ पर रुद्रपुर नामक जो शहर है उसकी स्थापना की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रुद्रपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की, तो वो रुद्रचंद्र के द्वारा की गई। इस खुशी में अकबर को रुद्रचंद्र ने, और वो अकबर के दरबार में भी गया था। तो अकबर के दरबार में कौन गया था, रुद्रचंद्र। तो वहां पर वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही। तो क्या क्या लेके गया था, याक लेके गया था, कस्तूरी लेके गया था, हिरणों की खालें आदि लेकर गया था। तो ये भेंट के तौर पर वो अकबर के दरबार में लेके गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण इसने करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रचंद्र ने करवाया था। नेक्स्ट है घर में सेवा प्रदान करने हेतु रुद्रचंद्र द्वारा हथौड़ियों का प्रावधान किया गया या हाँ हथौड़ियों का प्रावधान किया गया। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट
फैक्ट इसके अंदर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में सरोला जो ब्राह्मण है उनकी भांति कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की एक टोली बनाई गई। तो ये अलग अलग प्रकार के जो संप्रदाय के बहुत सारे जो क्षेत्र थे, तो उन सभी से जो है वो इम्पोर्टेंट जो विद्वान थे उनको लेकर एक प्रकार की उनकी टोली बना दी गई, जिनको क्या कहा जाता था, चौथानी ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे कि गढ़वाल के अंदर उस टाइम पे सरोला हमारे होते थे। सरोला आप जानते हैं कि जब गढ़वाल में जो जो सबसे अच्छे टॉप क्लास के जो ब्राह्मण होते हैं वो सरोला ही माने जाते हैं, जो भात वगैरह बांटने का काम करते हैं। तो वैसे ही जो है वो कुमाऊं में भी इन्होंने चौथानी जो ब्राह्मण है उनकी एक प्रथा का प्रचलन किया था। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर याद रखना है रुद्रचंद्र के अंदर। ओके, चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट इसमें और चीज़ें हैं। रुद्रचंद्र के समय पर दो संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनकी स्थापना की गई थी। पहला है शयन शास्त्र, दूसरा है तैवर्णिक धर्म निर्णय। ओके, तो ये दो संस्कृत ग्रंथ थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन था। तो अकबर के बाद जहांगीर आया, तो जहांगीर के भी ये समकालीन था। अकबर ने इसे 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जागीरदार कहना प्रारंभ कर दिया। तो 84 माल परगना यानी कि तराई क्षेत्र का एक तरह से इसको सरदार बना दिया गया और उसको वहाँ का जागीरदार या जिम्मेदार कहना प्रारंभ किया। रुद्रचंद्र जो है उसने ओले पड़ने पर थाली बजाकर सबको सतर्क करने वाले ओली जो ब्राह्मण है उनका वर्ग भी बनाया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया था रुद्रचंद्र ने। तो ये था दोस्तों रुद्रचंद्र। उसके बाद अगला जो हमारे पास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट राजा आ जाते हैं वो हैं 46वें राजा। 46वें राजा हैं हमारे लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद जिनको लाखोली बिराई के नाम से जाना जाता है, 1597 से लेकर 1621 में इनका राज चला था। तो इन्होंने क्या क्या किया, रुद्रचंद्र का सबसे बड़ा जो बेटा शक्ति गुसाई वो जन्म से ही अंधा था, इसलिए छोटा बेटा जो लक्ष्मीचंद है वो गद्दी पर बैठा। तो रुद्रचंद के दो बेटे थे आपके, जो एक बेटा था शक्ति गुसाई वो था अंधा। तो इसको जो है वो कुमाऊं का जो है धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो इन्होंने जो है वो दूसरे बेटे लक्ष्मीचंद को गद्दी पर बैठा दिया, और जो शक्ति गुसाई था वो चूंकि दिमाग से तेज था तो इसलिए उसका प्रशासन के अंदर वो इसकी मदद करता था। तो लक्ष्मीचंद जो है उसके प्रशासन में शक्ति गुसाई की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि मैंने बताया वो दिमाग से तेज था इसलिए वो शासन के अंदर हेल्प करता था। आगे चलते हैं। शक्ति जो गुसाई है उसके द्वारा प्रशासन के संबंध में बहुत सारे कार्य किए गए। राजधानी जो है उसमें जो है भूमि बंदोबस्त के लिए अलग से जो है वो एक कार्यालय की स्थापना की गई, और भूमि पर अनेक प्रकार के जो टैक्स यानी कर, जैसे कि रकम कर, झूला कर, सिरती कर, बैक कर आदि शक्ति गुसाई की देन है। यानी शक्ति गुसाई जो है वो अलग अलग जो टैक्स जो है उसको भी ईजाद करता रहा। ये सारे के सारे जो टैक्स हैं ये इन्होंने ही एक तरह से बनाए थे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अंधे होने के बावजूद भी शक्ति गुसाई ने काफ़ी कुछ काम किया है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न वस्तुओं को रखने के लिए स्थान विशेष तय किए गए थे। जैसे कोट्याल ये कपड़े रखने के लिए था, सेंजवाल ये राजा के निजी हथियार रखने हेतु, फिर सेल खाना ये सेना के हथियार रखने हेतु, उसके बाद ठाट ये पशुओं को रखने के स्थान हुआ करते थे। नेक्स्ट है, शक्ति गुसाई ने जो है न्याय के क्षेत्र में न्योवेली और विस्टाली नामक जो दो कचहरियां यानी कोर्ट्स बनाई थी। तो ये कोर्ट्स जो है इनका नाम भी याद रखना है, न्योवाली और विस्टाली, ये दो कोर्ट्स इन्होंने बनाई थी। चलते हैं आगे। शक्ति गुसाई ने प्रशासन को 3 भागों के अंदर बांटा था। तो चलते हैं आगे। लक्ष्मी जो चंद हैं उन्होंने अपने समकालीन जो राजा गढ़वाल के राजा उस टाइम कौन थे, मान शाह, इस पर जो है 7 बार जो है हमला किया गढ़वाल को जीतने के उससे, लेकिन ये हर बार भाग जाते थे। लेकिन 7 बार में ये लगातार हारते गए, जिस कारण से स्थानीय जो जनता है उन्होंने इनके दुर्ग का नाम श्याल बुंगा का जो है दुर्ग और इनका नाम लाखोली बिराली रख दिया। यानी कि डरपोक, डरने वाली बिराली कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये हर बार जो है वो जाते थे हमला करके और हार कर भाग के आ जाते थे। तो इसलिए इनका नाम, इनके किले का नाम श्याल बुंगा का किला दुर्ग रख दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लक्ष्मीचंद के बारे में आपको याद रखना है। लेकिन 8वीं बार जो है वो फाइनली ये बहुत भयंकर तैयारी के साथ गए, और इन्होंने जो है वो सेनापति गेंडा सिंह, मान सिंह के सेनापति खतोड़ा सिंह को जो है वो पकड़कर कुमाऊं को ले आता है। तो जो इनका सेनापति था वो है, उसका नाम है गेंडा सिंह, और उसने गढ़वाल के राजा मान सिंह के सेनापति खतोड़वा सिंह जो है उसको पकड़कर कुमाऊं ले आया, और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और वहाँ पर कुमाऊं के अंदर इसको एक तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है उपलब्धि के तौर पर, और वहाँ पर एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, खतोड़वा त्योहार कहते हैं।
तो ये जो त्यौहार है इसका प्रचलन भी लक्ष्मी चंद के समय से हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। लक्ष्मी चंद जो है उसके द्वारा अल्मोड़ा में एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम था लक्ष्मीश्वर रखा गया। तो यह है दोस्तों लक्ष्मी चंद। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 47वां जो राजा है वो है दिलीप चंद। 1621 से लेकर 1624 तक जो है इन्होंने राज किया था। श्री राम कार्की और पीरू गुसाई पृथ्वी गुसाई दिलीप चंद के मुख्य सहायक थे। तो ये इनके सहायक थे, श्री राम कार्की, पीरू गुसाई और या पृथ्वी गुसाई भी इनका नाम है, ये सब इनके मुख्य सहायक थे। जो पीरू गुसाई है वो सोर या पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है उसका बंदोबस्ती अफसर था, यानी कि जो भूमि बंदोबस्त होता था वहाँ पे उसके लिए ऑफिसर इन्होंने उसको नियुक्त किया सोर क्षेत्र में, जो कि पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है जिसको सोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसने अपने नाम से वहाँ पर एक किला बनाया जो कि वर्तमान में पिथौरागढ़ कहलाता है। तो पिथौरागढ़ की एक तरह से कह सकते हैं स्थापना इसने की थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 48 जो नंबर का राजा है वो हमारा 1624 से 25 तक एक साल जो है इन्होंने राज किया विजय चंद। जो विजय चंद के काल में जो है कुमाऊं में त्रिमूर्ति जो शासन है उसका उदय हुआ। तो एक तरह से ये कमजोर राजा था जिनके जो है वो बाकी के जो ये इसके मंत्री थे ये पूरी तरीके से इसके ऊपर हावी थे। श्री राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई या पृथ्वी गुसाई। तो ये तीनों जो हैं चूंकि जब इतने मजबूत इनके हाथ हो गए तो इन्होंने क्या किया, जो राजा है वो क्योंकि कमजोर है तो इसलिए इन तीनों की सहायता से जो त्रिमल चंद्र जो है उसने विजय चंद्र की जो है वो हत्या करवा दी और खुद राजा बन गया। तो हमेशा ऐसा ही होता था कि जब भी कोई राजा जो है वो कमजोर होता था तो उसके जो है भाई या उसके जो खुद के ही जो अपने रिश्तेदार होते थे वो किसी मंत्रियों के साथ या जो पावरफुल लोग थे उनके साथ मिलकर राजा को मरवा देते थे और खुद जो है वो गद्दी पर बैठ जाते थे। तो ऐसा ही विजय चंद के साथ भी हुआ और इसको जो है मरवा के त्रिमल चंद ने गद्दी हत्या ली। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो 49वां राजा है वो है त्रिमल चंद्र, जो कि 1625 से 38 के बीच में जो है वो इसने राज किया। राजा बनने के बाद जो है त्रिमल चंद ने सबसे पहले त्रिमूर्ति शासन को समाप्त किया। तो राजा बनने के बाद त्रिमल चंद को इतना तो पता होगा कि जब मैं इनकी मदद से जो है वो शासन के अंदर बना हूं तो ये मेरे ऊपर क्या होंगे, हावी होंगे और कभी भी षड्यंत्र करके ये मुझे भी मरवा देंगे। तो इसलिए इसने क्या किया, इन त्रिमूर्ति शासनों को समाप्त किया। क्योंकि जो विजय चंद्र है उसको मरवाने में राज्य के रसोइयों एवं छोड़ियों ने त्रिमल चंद्र की जो है वो मदद की थी, अतः इन सभी को भी हटा दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा स्टाफ जो है त्रिमल चंद्र ने चेंज कर दिया गया और एक रसोई जो है वो दरोगा की नियुक्ति की गई। तो ये एक तरह से त्रिमल चंद के अंदर क्या था, खौफ था कि मुझे भी इस तरीके से मरवा देंगे। तो उसने पूरे जो है रसोई के स्टाफ को बदल दिया और रसोई का दरोगा नियुक्त किया जो कि देखता था कि रसोई के अंदर जो है वो कोई भी जो है खाने के अंदर कुछ गड़बड़ ना कर पाए। आगे चलते हैं। गढ़वाल के जो राजा महिपति शाह के साथ जो है एक मैत्रीपूर्ण युद्ध इसने लड़ा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है त्रिमल चंद्र के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 50वां राजा है वो है बाज बहादुर चंद्र। 1638 से लेकर 78 तक जो है इन्होंने राज किया। तो बाज बहादुर चंद को बाज चंद भी कहा जाता है। 1655 से 1656 में गढ़वाल के खिलाफ मुगलों की सहायता करने पर शाहजहां द्वारा जो है बहादुरी और जमींदारी की इसको उपाधि दी गई। तो गढ़वाल पर जब आक्रमण हुआ तो इसने एक तरह से मुगलों का जो है वो साथ दिया। तो इस कारण से शाहजहां ने इसको क्या किया, अप्रिशिएट करते हुए उसको बहादुर और जमींदार की है उपाधि दी। फिर इसने क्या किया, जो कैलाश मानसरोवर में यात्रा पहुंचाने वाले जो हूणी थे, तो हूणी जो थे उनको परास्त करके जो है रास्ते के दर्रे को कुमाऊं क्षेत्र में मिला दिया। तो कैलाश मानसरोवर छात्रा में यात्रा में जो ये हूणी थे ये बार बार क्या करते थे, यात्रियों को परेशान करते थे, उन पर लूटपाट करते थे। तो इसने इनको सबको समाप्त किया और कुमाऊं के जो दर्रे वाला क्षेत्र है, जहाँ से जो लिपलोक दर्रा वाला क्षेत्र जहाँ से मानसरोवर की यात्रा होती थी उसको इन्होंने कुमाऊं के अंदर मिला दिया। ठीक है, तो ये है हमारे बाज बहादुर चंद की कहानी। बाज बहादुर चंद्र जो है उसकी न्याय का तरीका था कि चावल की ढेरी का न्याय कहलाता था। तो ये चावल की जो ढेरी है उसका इस्तेमाल करके जो है न्याय देते थे। तो इनका जो ये तरीका भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। बाज बहादुर जो चंद हैं उन्होंने कत्यूरियों के वंशजों को कुमाऊं से गढ़वाल आने पर मजबूर कर दिया और बाद में तीलू रौतेली और कत्यूरियों के बीच बीरों खाल के क्षेत्र में एक युद्ध लड़े गए थे। ओके,
बाज बहादुर जो चंद है उसके द्वारा थल यानी कि पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर एक हथियार दीवार का निर्माण किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है बाज बहादुर चंद के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 51वां राजा, वो है उद्योग चंद। उद्योग चंद्र है या उद्योग चंद्र भी कई जगह इसका नाम है। 1678 से लेकर 98 तक इन्होंने राज किया। 1678 में बधानगढ़, जो कि गढ़वाल की, आपको पता है कि गढ़वाल में इंपॉर्टेंट जगह है बधानगढ़, यहाँ पर इन्होंने जो है हमला किया। लेकिन इस लड़ाई में उद्योग चंद का जो सेनापति था मैसी साहू, ये मारा गया। तो गढ़वाल पर जो हमला जो बधानगढ़ में इन्होंने किया उद्योग चंद ने, उसमें इसका सेनापति मारा गया। 1688 के अंदर जो है उद्योग चंद्र और डोटी के जो राजा थे उनके बीच में खैरागढ़ की संधि होती है। तो डोटी के जो राजाओं के साथ इसने युद्ध लड़ा और फाइनली ये इनके बीच में एक संधि हुई जिसको खैरागढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है, और 1688 के अंदर ये संधि हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 1687 में उद्योग जो चंद्र है उसके द्वारा 1 लाख दिए जलाकर देवता की पूजा की जाती है, जिसे लक्ष्य दिवाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1 लाख दिए जलाकर इसने देवता को प्रसन्न करने की कोशिश की। फिर है 1690 से 91 में उद्योग चंद ने 4 जो हमारे मंदिर हैं उनका निर्माण कराया। वो है पार्वतीशीय मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, दूसरा है त्रिपुरा देवी मंदिर, फिर है विष्णु मंदिर, और इसके अलावा एक और मंदिर होगा, नहीं है, चलिए देखते हैं, इसको आगे देख लेंगे। आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारा राजा है वो है 52वां राजा ज्ञानचंद सेकंड। ज्ञानचंद जो सेकंड है 1698 से लेकर 1708 तक इन्होंने शासन किया। 1699 में बधानगढ़ जो है उसको लूट कर वहाँ से नंदा देवी की जो एक मूर्ति है उसको अल्मोड़ा ले गया। कौन? ज्ञानचंद सेकंड। तो इसने नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा एक तरह से लूट लिया बधानगढ़ से। 1707 में ज्ञानचंद सेकंड ने चांदपुर जो गढ़ी है उसके किले को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो गढ़वाल का आपको पता है चांदपुर गढ़ जो है वो सबसे फेमस गढ़ था, तो उसका जो किला है उसको इसने नष्ट कर दिया 1707 में। फिर कत्यूरी जो घाटी है उसमें बद्रीनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी इसने बनाया था। तो ये हमारा ज्ञानचंद सेकंड जो कि 52वां राजा था। इसके बारे में शायद कुछ एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि ये कौन से नंबर का राजा था, तो ये 52वां नंबर का राजा था ज्ञानचंद सेकंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 53, 1760 से लेकर 1720 तक जो है राज करने वाले जगत चंद। 1709 में जगत चंद ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को हराकर श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान के अंदर दे दिया। ठीक है, और वो वापस चला गया कुमाऊं अपने, और जैसे ही वो कुमाऊं गया तो वापस से जो है वो फतेह शाह ने उस ब्राह्मण को भगा के शासन फिर से अपने हाथ में ले लिया। अपने शासनकाल में इसका राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। इस कारण जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है ना। जैसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल, तो वैसे ही कुमाऊं का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है? जगत चंद को कहा जाता है, जगत चंद के कांड को, क्योंकि इसके काल में इसने बहुत सारे जो है वो मंदिर वगैरह बनवाए थे, तो इस कारण से इसको स्वर्ण काल कुमाऊं का कहा जाता है। जगत चंद जो है उसने जुआरियों पर भी कर लगाया था, जुआरियों पर एक प्रकार का टैक्स इसने लगाया था। इसकी जो मौत है वो चेचक के कारण हुई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जगत चंद ने अपने पूर्वजों की भांति मुगल सम्राट बहादुर शाह को अनेक कीमती पहाड़ी चीज़ें जो है दी, जिसमें कि घोड़े, चंवर, खाड़े, खुकरी, कस्तूरी, निखिसी, गजगाह या सोने चांदी के जो बर्तन आदि प्रमुख थे, और मुगल सम्राट ने इसे अभयदान दिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जगत चंद के बारे में याद रखना है, और ये कुमाऊं के स्वर्ण काल जो है सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो इसको भी याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 54वां राजा देवीचंद्र। 1720 से लेकर 1726 तक इन्होंने शासन किया। पूर्वजों की अपार संपत्ति को दान दक्षिणा और यज्ञ में इसने समाप्त किया। तो देवीचंद ने जो क्या क्या किया, लुटाने का काम किया, और उसने अपने पूर्वजों की जितनी भी इतनी कमाई हुई जो संपत्ति थी उसको खूब दान दक्षिणा और यज्ञ के माध्यम से समाप्त किया। श्रीनगर को इसने जीतने का प्रयास किया लेकिन यह असफल रहा, और अपनी हार को छिपाने के लिए देवीचंद ने एक पहाड़ी को विजित दिखाकर उसका नाम फतेहपुर रखा। ओके, और इस कारण से देवीचंद को कुमाऊं का जो है वो मुहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो क्योंकि ये तुगलक की तरह जो है, जैसे तुगलक ने जो है वो खूब अथाह पैसा बर्बाद किया, तो उसी प्रकार से इसने भी इस प्रकार से काम किए, तो इसलिए इस कुमाऊं का मुहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है।
इसके समय में माणिक चंद गेंडा और पूरबमल गेंडा ने कुमाऊं की जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके समय में जो माणिक चंद गेंडा और पूरबमल गेंडा, इन्होंने कुमाऊं की जनता पर खूब अत्याचार किए और 1726 में देवी चंद्र की खुद हत्या कर दी। तो इसी से कुमाऊं में गेंडागर्दी की शुरुआत माना जाता है। तो गेंडागर्दी जो है वो कुमाऊं में इसी के टाइम से शुरू हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अंदर जो है वो ब्राह्मणों को जो दान में दी गई जो जमीन थी उसको वापस छीन लिया जाता था और लोगों पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अजीत चंद। अजीत चंद जो है वो 55th नंबर का राजा है, जिन्होंने 1726 से 29 तक शासन किया। और ये जो गेंडा राजा थे उनके द्वारा ये बाहर से लाया गया था। ओके, तो चलते हैं आगे। अजीत चंद एक तरह से कठपुतली राजा था। आगे चलते हैं। 56वां राजा वो है कल्याण चंद्र पंचम। 1729 से लेकर 1747 तक इन्होंने राज किया था। तो चलते हैं इनके शासन के अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। राजा बनने से पहले जो कल्याण चंद्र है वो एक कृषक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था और मेहरा और फर्त्याल लोगों ने इसे राजा बनाया। तो जो मेहरा और फर्त्याल लोग थे उन्होंने इसको पकड़ के राजा बनाया कल्याण चंद्र पंचम को। क्योंकि इसका राजा बनना जरूरी इसलिए होता था क्योंकि अगर चंद्रवंश से बाहर का कोई शासक राजा बने तो उसमें शासन के अंदर विद्रोह होने की संभावना होती थी। पहले तो राजशाही में यही होता था। तो इसलिए एक तरह से इसको मुखौटा राजा की तरह जो है वो मेहरा और फर्त्याल लोगों ने इसको एक राजा की तरह बनाकर पेश कर दिया। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या था, एक कृषक या किसान था। राजा बनने से के बाद जो है सर्वप्रथम इसने गेंडा जो गर्दी है उसकी समाप्ति की, यानी कि जो अत्याचार हो रहे थे उसको समाप्त किया। राज्य में इसने एक गुप्तचर जो है संस्था, यानी कि आपकी सीक्रेट सर्विस, उसका स्थापना भी की। 1743 से लेकर 44 में रोहिले जो हैं उनका कुमाऊं पर हमला करना शुरू हो गया, यानी कि उनका अटैक शुरू हुआ। नवाब जो अली मोहम्मद खां है उसने अपने सेनापति सरदार हाफिज रहमत खान और बख्शी खां के नेतृत्व में कुमाऊं पर हमला कर दिया। ये सब रोहिला सरदार थे। तो कल्याण शाह जो है वो गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह से क्या करता है, फाइनली सहायता लेता है। और उसके बाद रोहिलों और गढ़वाल कुमाऊं की संयुक्त सेना के बीच घिरमुंडी का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि रोहिलों और गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संयुक्त जो जो सेना थी इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो वो घिरमुंडी का युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल की जो संयुक्त सेना वे हार जाती है। ओके, तो फिर जो है वो प्रदीप जो शाह है उसको राजकोष, उसने क्या किया फिर, क्योंकि वो हार गए तो उन्होंने फिर यहाँ से इनको रोहिलों को भगाने के लिए राजकोष में से धन देकर कल्याण चंद की जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, और उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। फिर है अल्मोड़ा में जो बिनसर देव महादेव है उसके जो मंदिर का निर्माण वो कल्याण चंद पंचम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 57th राजा, वो है दीपचंद्र। 1747 से लेकर 1777 के बीच में इन्होंने शासन किया। तो देखते हैं इनके शासन की विशेषताएं। राजा दीपचंद्र शिवदत्त जोशी के संरक्षण में पले बड़े थे। ठीक है, तो शिवदत्त जोशी इनका एक तरह से केयर टेकर थे क्योंकि ये एज में छोटे थे। शिवदत्त दीपचंद जो है वो 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसमें 4000 कुमाऊनी सेनापति हरिराम तथा उनके सेनापति वीरबल नेगी के नेतृत्व में भेजी थी। इसने मुगलों के जो पानीपत के युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। ठीक है ना, जो प्रदीप शाह और दीपचंद है उसके बीच में तामाडोह का जो युद्ध है वो हुआ था। तो ये प्रदीप शाह जो गढ़वाल के थे और राजा थे, और उनके और दीपचंद इनके बीच में तामाडोह का युद्ध हुआ, जिसमें प्रदीप शाह के सेनापति नरपति सिंह गुलेरिया की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन चंद्र, जिसकी जो शासनकाल है वो 1777 से लेकर 1780। जो गढ़वाल है उसके जो राजा थे उस तत्कालीन राजा ललित शाह, उन्होंने अपने सेनापति प्रेमपति खंडूड़ी के नेतृत्व में बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद जो है उसको हराया था तथा अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से जो है वो कुमाऊं का राजा बना दिया। तो बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, मोहन चंद्र तथा आपके जो गढ़वाल के राजा ललित शाह के नेतृत्व में, और जिसमें उन्होंने फाइनली जो कुमाऊं का राजा मोहन चंद है उसको हरा दिया और अपने ही बेटे जो है प्रद्युमन शाह को उन्होंने प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर थी।
आगे चलते हैं। प्रद्युमन चंद 1780 से लेकर 1786 के अंदर इसने कुमाऊं के अंदर राज किया। 1786 में मोहन चंद्र और हर्षदेव जोशी के बीच में पालीग्राम जो युद्ध हुआ था, जिसमें मोहन चंद्र की जीत हुई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। अब जो है वो मोहन चंद्र जो है वो दूसरी बार आ गया, क्योंकि उसने एक बार फिर से जो है वो हर्षदेव जोशी को हटा दिया। ठीक है, तो 1786 से लेकर 88 तक इसने एक साल जो है राज किया। फिर 61वां जो राजा है हमारा वो आया शिवचंद्र 1788 में। 1788 के अंतर शिवचंद्र जो है वो राजा बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास 62वां राजा या अंतिम जो हमारा राजा है वो है महेंद्र चंद्र 1788 से लेकर 1790 तक इसने राज किया। तो यह चंद वंश का जो है वो अंतिम राजा था। इसने 1790 में जो गोरखाओं और महेंद्र चंद्र जो है उसके बीच में हवाला बाग जो है उसका एक युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद्र मारा जाता है। ठीक है, तो हवाला बाग जो है उसका युद्ध किस किस के बीच में हुआ? गोरखाओं और महेंद्र के बीच में। और फाइनली इसके बाद जो है वो गोरखाओं का कुमाऊं के अंदर कब्जा हो जाता है। इस तरीके से 1790 में कुमाऊं में चंद्रवंश की जो है वो समाप्ति होती है तथा गोरखाओं के शासन का शुरुआत होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चंद्रवंश जो है उसके जो है वो मुख्य जो है वो कर इन्होंने जो लोग लगाए थे वो कौन कौन से। तो पहला है जूलिया। जूलिया का मतलब है नदी जो है उसके जो पुल थे उन पर जो टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट है खेत कपीनी, ये जो कुली बेगार है उसको करने हेतु जो है उस पर कर लगाया जाता था, जो कुली बेगार नहीं करता था। नेक्स्ट है सिरती बैकर या कूत। सिरती जो है वो नगद देने वाला कर था। उसके अलावा बैकर ये अन्न के रूप में यानी कि अनाज के रूप में दिया जाता था। और कूत अन्न के बदले जो है वो दी जाने वाली कोई भी राशि हो सकती थी, ये है ना। नेक्स्ट है हमारे पास साउती या साहूकर। इसमें लेखक जो थे हमारे जितने भी उनके ऊपर से टैक्स लिया जाता था। फिर है रोवल्या देवल्या, इस पर क्या है पूजा जो है वो उसको करने पर लगने वाला टैक्स था रोवल्या देवल्या। जो चंद्र राजा थे उन्होंने कुल 36 प्रकार के जो है वो टैक्स लगाए थे, जिसे छत्तीसी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हम भूमि विभाजन की बात करें तो जो भूमि थी वो थी थातवान, ये थे जमीन के मालिक। उसके बाद खायकर जो है ये मालगुजारी जो है वो देते थे यानी टैक्स देते थे। उसके बाद सिरतान जो है जो खेतों में काम करवाने वाले होते थे। और खैनी जो सबसे नीचे जो है वो मजदूर थे, मजदूर वर्ग जो काम करता था। आगे चलते हैं। चंद्र जो राजा हैं उनके ताम्रपत्र कटारधार कहलाते थे और इन ताम्रपत्रों के लेखकों को जोड़सी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद राजाओं ने कुमाऊं में ग्राम पंचायतों की नींव रखी थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि ग्राम पंचायत है या आपकी ग्रामीण प्रशासन है उसकी जो व्यवस्था है या शुरुआत किसने की, तो ये चंद राजाओं ने की थी। ओके, ग्राम पंचायत जो है जिस स्थान पर संपन्न होती थी उसे बूढ़ा चौर कहा जाता था। चंद जो राजा हैं उनके अभिलेख में अल्मोड़ा को आलमनगर और राजापुर के नाम से जाना गया है। चंद्र राजा हैं उनका जो राज्य चिन्ह है वो गाय थी। ठीक है ना, लेकिन जो एक राजा था बाज बहादुर चंद्र, उसका जो राज्य चिन्ह था वो बाज था। ओके, या गरुड़ था, सॉरी गरुड़ ज्ञान चंद का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। नेक्स्ट है चंदों के समय में जो पुलिस है उसके प्रबंधन यानी जो पुलिस मैनेजमेंट था उसको थोकदार या पदान के हाथ में होती थी और ये वंशानुगत होते थे, यानी कि हेरिडिटरी रूप से इनके पद मिलते रहते थे एक के बाद एक पीढ़ी को। और इनको क्या कहते थे? थोकदार या पदान कहते थे। तो ये है हमारे पास। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारे पास टोटल चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे उनके सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को इसको वीडियो के अंदर मिला होगा। तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसके अंदर हम गोरखा प्रशासन को इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पंवार राजवंश को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।